सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो साइकोलॉजी वाला विषय है यानी कि मनोविज्ञान है, उसका हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है सीखना यानी अधिगम। तो सीखना यानी हम अलग अलग तरीके से सीखते हैं। किस किस तरीके से हम सीखते हैं, हम बचपन से लेकर आज तक हमने जैसे भी सीखा है उसके कई तरीके हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में उसी के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे जन्म के बाद में या जन्म के समय और बाद में शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और न किशोरावस्था में बच्चे सीखते हैं। तो इस पर विस्तार से यहाँ पर चर्चा की गई है। तो हम देखते हैं कि सीखना क्या है। तो सीखने को मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम बोला जाता है। एक नवजात शिशु को आपने ध्यान से अवश्य देखा होगा। अगर आप अपना हाथ उसके सामने हिलाएंगे तो वह अपनी आंखें बंद कर लेगा। एक नवजात शिशु स्वचालित सहज क्रियाएं के साथ पैदा होता है। स्वचालित सहज क्रियाएं यानी कुछ क्रियाएं जो होती है जो अपने आप ही होती है, जो नवजात शिशु जन्म के साथ ही लेकर आता है, जैसे कि रोना है, ठीक है, और है ना, भूख लगना है, उसको आंखों का झपकना है। तो इस तरह की कुछ क्रियाएं होती है जो सहज क्रियाएं होती है, जो नवजात शिशु साथ में लेकर जन्मता है। यानी जो भी बच्चा है वो जन्म के समय ही ये क्रियाएं उसके सहज ही होती हैं। वयस्क हो जाने पर वह कई जटिल व्यवहारों को करने में समर्थ हो जाता है। तो जब वो वयस्क होता है, जब बड़ा होता है, तो कुछ अन्य व्यवहार, जटिल व्यवहार है जैसे कि हम करते हैं, कई व्यवहार वो करने लग जाता है। ये केवल सीखने से ही संभव होता है। ये सीखने या अधिगम की प्रक्रिया निरंतर और जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो जो भी सीखना होता है वो निरंतर चलता है और साथ में जीवन पर्यंत यानी जिंदगी भर चलता रहता है। बिजली का बल्ब जलने या मेज से किताब उठाने जैसे सरल व्यवहारों से लेकर कार या अंतरिक्ष यान चलाने जैसे जटिल व्यवहार केवल सीखने की प्रक्रिया द्वारा ही संभव हो पाते हैं। यानी कि जब बिजली का बल्ब जलता है तो हमारी आंखें क्या होती है, बंद हो जाती है। ये बिजली का बल्ब जलाना है या फिर मेज से किताब उठाना है ना, जैसे जो कुछ सरल व्यवहार है, ठीक है, उससे लेकर कार चलाना, अंतरिक्ष यान चलाना, ये सब चीज़ें किससे संभव है? सीखने की प्रक्रिया से ही संभव है। ये जटिल व्यवहार है, जैसे कार चलाना है, अंतरिक्ष यान चलाना, ये सब जटिल व्यवहार है, ठीक है, ये सब सीखने से ही संभव होता है। तो इस तरह नवजात शिशु जो है कुछ स्वचालित क्रिया करता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास के बल पर वो कुछ नई क्रियाएं भी सीखता है। सीखने की शक्ति से व्यक्ति वह बन सकता है जो वह बनना चाहता है। सभी बच्चे एक सीमित शौचालित क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो कुछ सभी बच्चे जो होते हैं वो क्या कहते हैं, सीमित शौचालित यानी स्वयं ही चलने वाली कुछ क्षमताएं होती है जिसके साथ वो पैदा होता है, परंतु सीखने की प्रक्रिया के कारण ही वे होमी भाभा, विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक और महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जैसे बड़े नेता या अन्य कोई जिसे आप आदर्श मानते हैं बनते हैं। सीखने की प्रक्रिया के बिना एक आदमी अक्षम हो जाता है। लोगों को अपनी क्षमता की अनुभूति सीखने के द्वारा ही होती है, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस पाठ द्वारा हमें सीखने की प्रक्रिया और उसके प्रकारों को समझने में सहायता मिलेगी। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि सीखने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, किस तरह से सीखा जाता है, इस तरह से हमें इस पाठ में सहायता मिलेगी। उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया और उसकी परिभाषित कर सकेंगे यानी सीखना क्या है और उसको किसको हम सीखना कहते हैं वो हम जान पाएंगे। शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनर, ये पावलोव की थ्योरी है, ठीक है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेटिव कंडीशनर का स्वरूप और प्रकारों का वर्णन करने में सक्षम होंगे। प्रेक्षण द्वारा सीखने की व्याख्या कर सकेंगे और प्रत्यक्ष कौशल सीखना और सीखने का स्थानांतरण प्रशिक्षण की व्याख्या कर सकेंगे। तो ये सभी टर्म्स जो है आपके लेसन में आने वाले हैं, जिसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। आगे है, अब है सीखना। अगला हमारा पॉइंट है सीखना, कि सीखना क्या है। हमारे अधिकांश व्यवहार सीखने की प्रक्रिया द्वारा ही अर्जित किए जाते हैं। तो हम जो भी व्यवहार करते हैं, हम जो भी क्रियाएं हमारे शरीर के द्वारा करते हैं, वो सब किसका परिणाम है? सीखने के परिणाम। जो जो व्यवहार हम सीखते हैं, जैसे मान लो आपने कार चलाना सीखा, तो ये भी क्या है? सीखना ही है। आप जन्म से उस क्षमता को लेके नहीं पैदा हुए थे, लेकिन जैसे ही आपने उसमें अभ्यास किया, सीखा, तो वो आपको ज्ञान अर्जित हुआ, ठीक है। तो सीखना क्या है? व्यवहार सीखने की प्रक्रिया का एक अर्जित किया जाता है। यानी कि हमारे अधिकांश व्यवहार जो है वो सीखने की प्रक्रिया द्वारा ही अर्जित किए जाते हैं, यानी प्राप्त किए जाते हैं। सीखने को हम अनुभव के द्वारा पाए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो सीखना क्या है? अनुभव द्वारा पाए गए या अनुभव द्वारा आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत स्थायी यानी कि ये स्थायी नहीं रहता। सीखने में हमें उसमें कुछ नई चीज़ें मिल गई तो वो उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो अगर पूछा जाए सीखना
किस प्रकार होता है? तो सीखना क्या है? ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यानी मान लो आपने आज कुछ नई चीज़ सीखी है, ठीक है? अब वो हमेशा स्थायी नहीं रहेगी, उसमें कुछ नया ऐड होगा तो वो उसमें आप उसको नया ऐड उसमें कर लोगे। तो ये सब चीज़ें क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी है। ठीक है। यदि व्यवहार में यह परिवर्तन अस्थायी मूल प्रवृत्ति अथवा परिपक्वता के कारण है तो सीखना नहीं है। देखो, अगर व्यवहार में कुछ ऐसा परिवर्तन आता है जो कैसा है, मान लो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, वो अस्थायी है, यानी वो कुछ समय बाद में खत्म हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति यानी कुछ ऐसी मूल प्रवृत्ति है, जैसे गुस्सा करना है ना, पलायन करना है, इसकी वजह से हुआ है, अथवा आपकी परिपक्वता ना बड़े हो रहे उसके कारण कुछ सीखना हुआ है, तो वो सीखने का नहीं कहलाएगा। अनुभव सीखने का मुख्य लक्षण है। तो सीखने का मुख्य लक्षण क्या है? अनुभव है। व्यक्ति अनुभव द्वारा ही कुछ नई नई चीजें सीखता है। बिना अभ्यास या अनुभव के व्यवहार में आए परिवर्तन को सीखना नहीं माना जाता। बिना अभ्यास के और बिना अनुभव के, ठीक है, व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसको हम सीखना नहीं कह सकते। इसी प्रकार अगर अस्थायी है वो सीखना, या मूल प्रवृत्ति पर आधारित है, या परिपक्वता के कारण है, तो उसको भी हम सीखना नहीं कहेंगे। सीखना व्यक्ति वास्तव में क्या है? अनुभव द्वारा हो और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है कि अपेक्षाकृत क्या हो? सीखना अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, और किसके द्वारा होता है? अनुभव द्वारा होता है, और अभ्यास के द्वारा और अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या होता है? सीखना कहलाता है। और ये सीखना अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। उदाहरण हम देखते हैं, बच्चे में आए परिपक्वता बदलाव जैसे कि रेंगना, खड़े होना, चलना, जो कि निश्चित आयु में आते हैं, सीखने की श्रेणी में नहीं आते। तो ये एक निश्चित आयु के अंदर ये सब चीज़ें बच्चे करेंगे, ठीक है, वो रेंगना भी सीखेंगे, खड़े होना सीखेंगे, चलना सीखेंगे, लेकिन ये निश्चित आयु में आते तो इसको हम सीखना नहीं कहते। इसी तरह से बीमारियों व दवाओं के सेवन द्वारा आए अस्थायी परिवर्तन भी सीखने की प्रक्रिया के कारण नहीं है। किसी गंभीर बीमारी के कारण हो या किसी दवाई के कारण है, उसके व्यक्ति के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो वो सीखने के प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। सीखने की श्रेणी में आने के लिए व्यवहार में आया परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। अपेक्षाकृत स्थायी यानी कि वो स्थायी परिवर्तन हो, और अपेक्षाकृत का मतलब ये हो गया, मैंने आपको पहले बताया कि अगर उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड होती है उसके सीखने में, तो वो उसमें ऐड करेगा। तो इस तरह से क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। बड़े मजे की बात है कि सीखने को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। बच्चा कैसे सीख रहा है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। अक्सर ये निष्कर्ष बाह्य व्यवहार में परिवर्तन को देखकर निकाला जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ नहीं सीखी है तो हम उसको आंखों से नहीं देख सकते। वो जिस तरह से उस सीखे हुए कार्य को करता है, उसको व्यवहार में लाता है, तभी हमें पता चलता है कि उसने वो चीज़ सीखी है। ये कार्य निष्पादन में सुधार के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जो वो कार्य निष्पादन यानी जो भी वो कार्य कर रहा है और उस कार्य में अच्छा सुधार उसमें हुआ, तो वो हमें फिर दिखाई देता है कि उसने ये चीज़ को अच्छे से सीखा है। आप अपनी बाल्यावस्था के उस अनुभव को याद करें जब आपको वर्णमाला सीखनी थी। यानी आप जब छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, यानी 6 से लेकर जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, 6 से 12 साल का जो आयु होती है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो इसके अंदर क्या हुआ? तो आप अपने अनुभव को याद करो। जब आपने क्या सीखी? वर्णमाला सीखी। प्रारंभ में हम ज़्यादा त्रुटियाँ करते थे, ज़्यादा गलतियाँ करते थे। हालांकि निरंतर अभ्यास द्वारा हमारी त्रुटि कम होती गई। तो त्रुटि यानी कि जो भी हम गलतियाँ करते थे हम जब वर्णमाला लिखने में, तो जब हम निरंतर अभ्यास किया तो उसमें क्या हो गई? ये त्रुटि कम हो गई। तो ये क्या कहलाया? सीखना कहलाया। और एक समय आता है जब हमारा व्यवहार त्रुटिहीन हो जाता है, यानी एक समय ऐसा है कि हमने वो पूरी वर्णमाला ही लिखना सीख लिया और हमारी गलतियां भी उसमें कम हो गई, और यानी कि बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? ये सीखना के अंतर्गत आया। यानी अब हमारे व्यवहार में जो है वर्णमाला से संबंधित कुछ परिवर्तन आ गए। निरंतर अभ्यास के साथ त्रुटियों की संख्या में कमी यह इंगित करती है कि सीखने की प्रक्रिया हो रही है। तो हम जब निरंतर अभ्यास करते हैं तो उस निरंतर अभ्यास के दौरान आगे ये देखा गया कि हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें क्या हो रही है? जो त्रुटियां है, जो कमियां है वो निरंतर कम होती जा रही है। इस तरह से हम सीखने की प्रक्रिया हो रही है। तो एक वर्णमाला का ये वर्णमाला का जो उदाहरण दे के आपको समझाया गया है कि किस तरह से सीखना होता है। तो ये किससे संबंधित है? ये अभ्यास और अनुभव के आधार पर ही आता है, और लगातार जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारी गलतियाँ कम होती जाती है। तो यही क्या है? सीखने के अंतर्गत आता है। तो सीखना क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि सीखना क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और ये किससे आता है? ये अनुभव से आता है, और साथ में अभ्यास से आता है। अभी हम किस तरह सीखते हैं? हमारे चारों ओर के परिवेश में अनुकूलन में सहायता करता है। तो ये सीखना क्या है? हमारे चारों ओर के परिवेश से अनुकूलन में सहायता करता है। किसी विशिष्ट सामाजिक संस्कृति परिवेश में कुछ समय रहने के पश्चात हम उस समाज के नियमों को समझ जाते हैं। अगर हम किसी विशिष्ट सामाजिक संस्कृति में रहते हैं, मान लो आप अभी
भारत में हो या आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो, मान लो आप राजस्थान में रह रहे हो, अब राजस्थान से आप मान लो यूपी चले गए या आप केरल चले गए, तो वहाँ की जो सांस्कृतिक परिवेश में आप कुछ दिन रहोगे तो आप वहाँ की सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित कुछ नियम आप वहाँ के सीख जाओगे। तो ये क्या हुआ, है ना? तो यही हमसे अपेक्षित भी होता है, तो ये हमसे अपेक्षा भी की जाती है कि आप वहाँ के कुछ नियम सीखो, उस वातावरण में आप अनुकूलन हो जाओ। हम परिवार, समाज और अपने कार्य क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक एवं सदस्य बन जाते हैं। यह सब सीखने के कारण ही संभव है। हम विभिन्न प्रकार के कौशलों को अर्जित करने के लिए सीखने का ही प्रयोग करते हैं, परंतु सबसे जटिल प्रश्न ये है कि हम सीखते कैसे हैं। अब हम सीखते कैसे हैं वो हम देखेंगे कि प्रश्न ये उठता है कि हम सीखते कैसे हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मानव और पशुओं पर अनेक प्रकार के अध्ययनों द्वारा सीखने की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। तो मनोवैज्ञानिक जो भी हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने मानवों पर प्रयोग किया, पशुओं पर प्रयोग किया। इस तरह से उन्होंने ये अध्ययन करके देखा कि सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है। उन्होंने कुछ विधियाँ इंगित की है। इन कुछ विधियाँ आपके इस लेसन में भी दी गई है, जिनका प्रयोग सरल एवं जटिल अनुक्रियाओं को अर्जित करने में होता है। सीखने के दो मूल प्रकार हैं, शास्त्रीय अनुबंधन और जिसको हम और यांत्रिक या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो पहला कौन सा है, शास्त्रीय अनुबंधन है, दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको यांत्रिक अनुबंधन भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वाचिक या शाब्दिक सीखना, यानी हम पढ़ के सीखते हैं, ठीक है, बोल के सीखते हैं, और हम शब्दों द्वारा भी सीखते हैं। प्रक्षेपण द्वारा सीखना, कौशल सीखना और प्रत्यय सीखना आदि अन्य प्रकार भी है। आइए हम सीखने के कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों का संक्षेप में विचार करें। तो अभी हम इसके अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो है शास्त्रीय अनुबंधन वाला एक विधि पढ़ेंगे, ठीक है, ये एक नियम है शास्त्रीय अनुबंधन जो सीखने का सिद्धांत है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत देखेंगे। दूसरा हम यांत्रिकी या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इस चैप्टर में देखेंगे कि ये सिद्धांत क्या कहते हैं कि सीखना किस तरह से होता है। शास्त्रीय अनुबंधन सहचार्य के द्वारा सीखना। तो शास्त्रीय अनुबंधन यानी सहचार्य के द्वारा सीखना ही किस तरह से सीखा जाता है वो हम देखते हैं। देखो, शास्त्रीय अनुबंधन को पावलोव का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस अनुबंधन को, ये नियम है शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है, इसको किसका नियम कहा जाता है, किसका सिद्धांत कहा जाता है, पावलोव का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार एक रूसी वैज्ञानिक इवान पी पावलोव ने किया था। तो इसके आविष्कार किसने किया, अगर आपको पूछा जाए शास्त्रीय अनुबंधन का आविष्कार किसने किया या इस सिद्धांत को किसने दिया है, तो किसने दिया है, इस सिद्धांत को दिया है वैज्ञानिक इवान पी पावलोव, जो कहाँ के थे, रूसी वैज्ञानिक थे, और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंधों का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। जो क्या करते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया, यानी सामने हमारे पास कुछ चीज़ पड़ी हुई है तो हमें उसको लेने की जो इच्छा जागृत होगी, ठीक है, हम उसको लेने के लिए जो मतलब जो क्रियाएं करेंगे वो क्या कहलाया, उद्दीपक हो गया, और करने के लिए जो हम जो क्रियाएं की वो क्या कहलाया, अनुक्रिया की। मान लो हम भूखे हैं, हमारे सामने भोजन है, तो भोजन क्या करेगा, हमारी भूख को बढ़ाएगा, तो वो क्या कहलाया, भोजन हमारे लिए उद्दीपक हो गया, हमारी भूख को बढ़ाने वाला हो गया, और उसको प्राप्त करने के लिए हम जो क्रियाएं करेंगे वो क्रिया क्या कहलाई, अनुक्रिया कहलाई। तो इस तरह उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में जो संबंध का अध्ययन करने में इन्होंने रुचि रखी है। उन्होंने कुत्ते पर अध्ययन किए। उन्होंने किस पर अध्ययन किए, कुत्ते पर। एक कुत्ते को बांध कर रखा गया और प्रयोगशाला सहायता से कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया। तो प्रयोगशाला सहायक से ने क्या किया, कुत्ते को बांधा, और साथ में जो पावलोव ने एक सिद्धांत दिया जिसके अंदर कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया। तो वो कुत्ता भूखा था, कुत्ते को बांधा गया, और प्रयोग ये किया कि प्रयोगशाला जो सहायक थे उसने कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया। पावलोव ने पाया कि कुत्ते ने लाल स्रावित करने की अनुक्रिया को सीख लिया है। अब कुत्ते ने क्या किया, उस भोजन को देख के उसके अंदर उद्दीपक हुआ कि भोजन देख के उसके अंदर लाल आया, तो उसने लाल स्रावित किया, ठीक है, ये अनुक्रिया उसने सीख ली। उन्होंने अनुबंधन की इस विधि पर विस्तार से अध्ययन किया। तो इस तरह से उन्होंने एक विस्तार से अध्ययन किया किस तरह से कुत्ता लाल टपकाता है, बार बार भोजन को देख के बार बार उसको भोजन दिया जाता है, फिर वो लाल टपकाता है, ठीक है। पावलोव ने कुत्ते पर क्रमबद्ध प्रयास किए जिससे ध्वनि और भोजन यानी घंटी और भोजन यानी कि शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तेजना को साथ में संलग्न किया। तो उन्होंने क्या किया, वो जब भी भोजन कुत्ते को देते थे, पहले तो उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया, ठीक है, कुत्ते ने भोजन किया, दोबारा जब अगली बार उसको भोजन दिया गया तो उसके साथ में उन्होंने घंटी बजाई गई और फिर उसको भोजन दिया गया। तो ये क्रिया कुछ दिनों तक चली, यानी घंटी भोजन, तो साथ में घंटी भी थी और भोजन भी था, घंटी भी थी और भोजन भी था। तो इस तरह से कुत्ते का अनुबंध हो गया, यानी कि कुत्ते को लगा कि घंटी जब भी बजेगी मुझे भोजन मिलेगा। तो एक समय ऐसे आया कि जब घंटी बज रही है तभी तो घंटी देखते ही उसके मुंह में क्या आ गई, लाल। ने घंटी के बजते उसके मुंह में लाल आ जाती थी। तो घंटी और भोजन जब साथ साथ दिया जाता तो भी वो लाल स्रावित करता था। लेकिन ये घंटी और भोजन का क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। उसके बाद में पावलोव ने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, और घंटी बजाने पर भी कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। तो इस तरह से उसने घंटी के साथ ही साचारी स्थापित कर लिया, ने अनुबंध स्थापित कर लिया। तो यही क्या सीखने के अंदर इस चीज़ को उन्होंने शामिल किया है।
तो ये क्या हो गया, ये शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तेजना के को साथ में संलग्न किया है। सीखने के इस प्रयास में ध्वनि यानी अनुबंधित उत्तेजना, ध्वनि क्या थी, अनुबंध स्थापित हो गया, एक उनसे साचारी स्थापित हो गए, कंडीशन स्थापित हो गई। ठीक है, अनुबंध उत्तेजना और भोजन यानी अनुबंधित उत्तेजना किसको साथ में सम्मिलित किया गया। तो ये ध्वनि जो है अनानुबंधित है, सॉरी ध्वनि अनुबंधित है यानी कि कंडीशनल है, और भोजन है अनानुबंधित उत्तेजना को साथ में सम्मिलित किया गया। ध्वनि प्रस्तुत करने का समय काफ़ी कम था, उदाहरण के 10 सेकेंड, यानी वो जो ध्वनि है और ध्वनि जो 10 सेकेंड के अंदर ही प्रस्तुत की गई, यानी भोजन और ध्वनि के बीच में सिर्फ 10 सेकेंड का अंतर रखा गया कि तुरंत ध्वनि बजेगी और तुरंत उसको भोजन मिलेगा, और ध्वनि और भोजन प्रस्तुत करने के मध्य में करीब 2 से 3 मिनट का अंतर होता था। तो उसको जो है ध्वनि और भोजन प्रस्तुत करने के मध्य कितने मिनट का अंतर रहेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट का अंतर होगा। इसके ज़्यादा अंतर रखोगे तो फिर वो अधिगम उससे स्थापित नहीं हो पाएगा, वो साचर स्थापित नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया, कुत्ते पे प्रयोग किया। कुत्ते के आधार पर किस पर, लाल, जब कुत्ता लाल स्रावित करता है तो उसके अनुक्रिया के आधार पर उसने अपने सिद्धांत को दिया है। तो इसमें किस किस का प्रयोग किया गया, इस सिद्धांत में घंटी का प्रयोग किया गया, भोजन का प्रयोग किया गया। तो घंटी क्या थी, घंटी जो है ये स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक, अस्वाभाविक उद्दीपक है, और भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। अब देखो इसको एक चार्ट के द्वारा उसने करके बताया है कि कैसे अनुबंध स्थापित हो। देखो अनुबंध से पहले, जब अनुबंध स्थापित नहीं हुआ उससे पहले निष्पक्ष उत्तेजना NS, घंटी यानी घंटी बजी, लाल स्रावित नहीं हुई, यानी कि अगर उसको घंटी के साथ में भोजन नहीं मिला, स्टार्टिंग से पहले शुरुआत में सिर्फ घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया कुत्ते को, तो लाल का स्राव नहीं हुआ, क्योंकि घंटी के साथ उसका कोई अनुबंध नहीं था, कोई कंडीशन नहीं था, कोई साचार स्थापित उसने नहीं किया था कि घंटी बजने से मुझे भोजन मिलेगा। तो शुरुआत में जब घंटी बजाएगी तो इसको बोलते हैं NS यानी कि निष्पक्ष उत्तेजना। S का मतलब होता है स्टिमुलस, ठीक है। तो घंटी बजती है तो लाल स्रावित नहीं होती। अब अनुबंध के समय क्या हुआ, जब उसका उससे साथ अनुबंध हो गया, संबंध हो गया, उस घंटी के साथ में साचार स्थापित हो गया, तब क्या हुआ, निष्पक्ष उत्तेजना घंटी बजी, अनुबंध उत्तेजना यानी कि भोजन। तो अनुबंधित अनुक्रिया लाल स्रावित होती है। पहले घंटी बजाई गई, घंटी से उसको कोई लाभ नहीं है, लेकिन घंटी के तुरंत बाद उसको क्या दिया गया, भोजन दिया गया, तो ये अनुबंधित हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया, ठीक है। तो फिर वो क्या रेस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि स्टिमुलस यानी उत्तेजना, तो रेस्पॉन्स क्या करेगा वो, कि वो लाल का स्राव करेगा। तो ये किससे संबंधित हो गया, भोजन के साथ उसका अनुबंध हो रहा है, यानी पहले घंटी बज रहा है, फिर भोजन दे रहा है, और फिर इसके साथ क्रिया कर रहा है वो। तो क्रिया क्या किया उसने, अनुक्रिया क्या की, उसने लाल का स्राव किया, यानी भोजन आते ही उसने लाल का स्रावित किया। तो ये क्या, अनुबंधित उत्तेजना भोजन हो गया, और अनुबंधित अनुक्रिया लाल का स्राव हो गया। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि पहले उसने क्या प्रयोग किया, घंटी दी, ठीक है, घंटी के तुरंत बाद उसने क्या दिया, भोजन दिया, तो भोजन से ही उसको क्या हुआ, लाल का स्राव, यानी यहाँ पर घंटी से लाल का स्राव नहीं हो रहा, किससे हो रहा है, भोजन का। तो ये प्रक्रिया उसने कुछ दिनों तक लगातार की है पावलोव ने। तो अनुबंधित इसको बोलते हैं UCR यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, S, UCS और UCR, ये बोलेंगे UCR, सॉरी UCR। तो UCR का मतलब अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब उत्तेजना, और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स यानी उसने क्या, अनुक्रिया की। तो अनानुबंधित उत्तेजना भोजन है, अनानुबंधित अनुक्रिया लाल का स्राव होगा। तो भोजन प्राप्त करते उसको क्या हुआ, लाल का स्राव हुआ। अगला, अब अनुबंध स्थापित हो गया। अब जब बार बार पावलोव ने यही प्रक्रिया लगातार लंबे समय तक की कि घंटी भोजन तो कुत्ते ने लाल स्रावित की, यानी घंटी फिर भोजन फिर कुत्ते ने लाल स्रावित की। अब उसने भोजन नहीं दिया, तुरंत क्या बजी, घंटी बजी, तो घंटी क्या हो गया, कंडीशनल हो गया, कंडीशनल यानी CS यानी कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। तो घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में क्या आया, लार आया। तो लार तो क्या है, अब घंटी के बजने से आया, तो ये CR यानी कि ये भी CR हुआ। CR का मतलब अनुबंधित अनुक्रिया हो गया, यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स हो गया। तो इसके साथ कंडीशन हो गया, यानी कि आपस में इसका अनुबंध हो गया कि जब घंटी बजेगी तो मुझे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो ये सोच के कुत्ते ने क्या किया, लाल स्रावित किया। तो अब उसका संबंध किससे बैठ गया, घंटी के साथ बैठ गया। कई बार हम जैसे होते हैं, हम लोग, हमारे साथ भी ऐसे अनुभव कई हमारी ज़िंदगी में होते हैं कि कई बार मान लो आपके जूते जमाने का स्टैंड है, ठीक है, अब बार बार जूता उस स्टैंड पर, उस जगह पर, आप पार्टिकुलर जगह आपने कहीं पे बना रखी है जहाँ पे स्टैंड रख रखा है जूते जमाने का, और वहाँ आप अपनी चप्पलों को, जूतों को रखते हो लगातार, वहाँ तक महीना 2 महीना वहीं पर आप रखते हो। लेकिन
किसी दिन आपके घर में आपकी मम्मी ने, किसी ने उस जूते ज़माने की स्टैंड को कहीं उसकी जगह चेंज कर दी, तो आपके साथ क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, आपको पता तो है कि वो जूते ज़माने का स्टैंड चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी आप अनायास ही, यानी आपको उसके साथ अनुबंध स्थापित हो गए उस जगह के साथ जहाँ पर वो पहले पड़ा था, तो आप पहले क्या करोगे, वहीं पर जाओगे तुरंत। फिर आप देखोगे अरे नहीं, यहाँ से तो हटा दिया गया है यार, हमें दूसरी जगह रखना है। तो ये चीज़ें, ये क्या हुआ, ये आपका उस जगह के साथ आपका अनुबंध स्थापित हो जाता है, साहचर्य स्थापित हो जाता है। तो इस तरह की हमारे जीवन में भी घटनाएं होती हैं। कई बार हम कुछ चीज़ें एक जगह स्थान पर रखते हैं, ठीक है, वो वहीं की स्थायी जगह होती है, हम हमेशा उस चीज़ को वहाँ रखते हैं, और किसी दिन वो चीज़ वहाँ से रख दी गई है और हमें पता भी है, तो कुछ दिन तो हम क्या करेंगे, उसी जगह पर बार बार जाएंगे, क्योंकि हमारा उस जगह से क्या हो गया, अनुबंध स्थापित हो गया है, और फिर बाद धीरे धीरे फिर वो आदत हमारी छूटती है। तो ऐसे ही चप्पलों के साथ हुआ कि जहाँ पर वो चप्पलें खोली जाती है, वो उसके साथ हमारा अनुबंध स्थापित हो गया था, और वो जगह चेंज होते ही कुछ दिन तक तो हम 2-4 दिन हम बार बार क्या करेंगे, उसी जगह पर भूल भुलैया से चले जाएंगे कि वहाँ पर पहले हुआ था, लेकिन जब वहाँ देखेंगे तब हमें याद आ गया कि यहाँ से तो जगह चेंज कर दी गई है। तो ये क्या हुआ, अनुबंध इसके साथ स्थापित हो गया, यानी इसके साथ कंडीशन स्थापित हो गया। तो ये CS यानी कंडीशनल स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी उत्तेजना, और ये कंडीशनल रेस्पॉन्स, किस तरह से वो रेस्पॉन्स उसके साथ करता है। तो ये अनुबंधित हो गया, और ये अनानुबंधित, यहाँ पर इसका कोई अनुबंध स्थापित, यहाँ पर घंटी वाले में इसका कोई अनुबंध यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसके साथ अनुबंध स्थापित हो गया। तो घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ता क्या करेगा, लाल स्रावित करेगा। तो ये इस नियम को क्या बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंध का नियम दिया किसने, रूसी वैज्ञानिक थे इवान पावलोव ने। शुरू में कुछ प्रयासों में कुत्ता भोजन प्रस्तुत होने पर लाल स्रावित करता था। खाना देखते ही लाल स्रावित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो खाना देखते ही लाल का आना एक क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया। हम भी भूखे होते हैं तो खाना देखते ही हमारे मुंह में क्या आती है, लाल आती है। इसी लाल को अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक है। इसको अनुबंधित यानी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स कहा जाता है। बाद के प्रयासों में घंटी पहले बजाई गई, उसके बाद खाना प्रस्तुत किया गया। बाद में क्या किया, घंटी बजाएगी और फिर खाना प्रस्तुत किया गया। घंटी और भोजन को के एक साथ कुछ प्रयोगों के बाद कुत्ते ने अकेले घंटी के बजते ही लाल स्रावित करना शुरू कर दिया, जो कि हमने ऊपर चित्र में देखा है। ध्वनि को अनुबंधित उत्तेजना कहा गया। तो ध्वनियों के अनुबंधित उत्तेजना यानी एक कंडीशनल रेस्पॉन्स का, कंडीशनल स्टिमुलस कहा गया है। अनुबंधित, एक अनुबंध स्थापित हो गया, उसके साथ में साहचर्य स्थापित हो गया, क्योंकि कुत्ते का अनुबंध ध्वनि के साथ हो गया और वह घंटी बजते ही लाल स्रावित करने लगता है। घंटी के बजते ही लाल का स्रावित हो जाना अनुबंधित अनुक्रिया कहलाई। तो घंटी के बजते ही क्या हुआ, लाल का स्रावित होना है क्या कहलाया, अनुबंधित अनुक्रिया कहलाई। चित्र संख्या 4.2 में अनुबंधन की इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से दिखाया गया। तो हमने अनुबंध की प्रक्रिया यहाँ देखा है। तो देखो, ऐसा अनुबंध कई बार हमारे स्कूलों में भी होता है। जब स्कूल में हमारे घंटी लगती है, पीरियड होता है, पीरियड लगता है, ठीक है, क्लास चेंज होती है, तो घंटी से भी हम क्या करते हैं, अनुबंध स्थापित कर लेते हैं, है ना। हम टाइम नहीं देखते कई बार तो घंटी लगी तो हाँ, अब इस सब्जेक्ट का पीरियड आ गया, ये घंटी लगी तो इसका मतलब लंच हो गया, घंटी लगी तो इसका मतलब छुट्टी हो गई। तो वो हमारा उसके साथ क्या हो गया, अनुबंध स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ से किससे संबंधित हो, तो इससे वो क्या हुआ, सीखना हुआ है। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पर और समझाया गया है, ठीक है। देखो, अनुबंध से पहले क्या हुआ, भोजन दिया गया तो उसने लाल टपकाई। अब अनानुबंधित उत्तेजना में क्या हुआ कि अनुबंधित अनुक्रिया है, यानी कि भोजन क्या है, अनानुबंधित उत्तेजना है, और लाल क्या है, अनानुबंधित अनुक्रिया है। यानी यहाँ पर कोई उसका साहचर्य स्थापित नहीं हुआ है, कंडीशनल कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्वाभाविक है सब कुछ चीज़ें। अगला है जिसको हम UCS बोलेंगे और UCR बोलेंगे। अगला है घंटी। घंटी बजते ही क्या हुआ, अनुकूलन स्थापित हो गया कि घंटी से क्या मिलेगा, अब भोजन मिलेगा। तो ये अनुबंधित उत्तेजना CS बोला गया इसको। अब आगे क्या हुआ, जब अनुबंधित स्थापित हुआ तो भोजन और घंटी दी गई तो लाल स्रावित किया। तो ये क्या अनुबंधित उत्तेजना है, अनानुबंधित उत्तेजना। भोजन क्या है, अनानुबंधित उत्तेजना, और घंटे क्या, अनुबंधित उत्तेजना। तो उसने क्या कि अनुबंधित अनुक्रिया की है। फिर अगली बार क्या किया उसने, अनुबंधित उत्तेजना को और अनानुबंधित उत्तेजना और अनुबंधित उत्तेजना का लगातार साथ में प्रस्तुत करना, यानी उसने घंटी भोजन को लगातार उसने साथ में प्रस्तुत किया, ठीक है। तो कुत्ते ने क्या गिराई, लाल गिराई। अब क्या उसका अनुबंध स्थापित हो गया। जब उसका अनुबंध किससे स्थापित हो गया, घंटी से स्थापित हो गया। जब घंटी से स्थापित हो गया तो घंटी के साथ ही वो क्या गिराएगा, लाल भी गिराएगा। तो देखो, घंटी जब अनुबंध स्थापित हुआ, उसके बाद में जब उसके साथ उसका साहचर्य स्थापित हो गया तो घंटी बजते ही क्या गिराएगा, वो लाल गिराएगा। यानी कि घंटी क्या हुई, अनुबंधित उत्तेजना हो गई। अनुबंधित यानी उसके साथ कंडीशनल स्थापित हो गया उसका, और ये कंडीशनल अनुक्रिया हो गई। इसको CS यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रेस्पॉन्स कहा जाएगा। और UCS यानी आपको ये नाम याद रखने हैं, UCS यानी अनकंडीशनल
स्टिमुलस यानी अनुबंधित अनअनुबंधित उत्तेजना, यहाँ पर उसका कोई उसके साथ साचर स्थापित नहीं हुआ है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि भोजन देखते उसको लार का आना। और यूसीआर का मतलब होता है अनुबंधित अनुक्रिया, यानी वो स्वाभाविक अनुक्रिया है कि उसका लार का आना है और स्वाभाविक अनुक्रिया ही स्वाभाविक उत्तेजना उसका भोजन है। लेकिन यहाँ पर कंडीशनर क्या हो गया, कंडीशनर स्टिमुलस क्या हो गया कि अस्वाभाविक, यानी अस्वाभाविक जो उत्तेजना क्या है, भोजन है। ठीक है, सॉरी, अस्वाभाविक उत्तेजना घंटी है और अस्वाभाविक अनुक्रिया उसने क्या की, लार का टपकाना। चित्र 4.2 में द्वारा यह देखा जा सकता है कि मौलिक रूप से घंटी कुत्ते को सावधान करने की अनुक्रिया करवाती है। जब भोजन निरंतर घंटी के बजते ही प्रस्तुत कर दिया जाता है तब वह लार निकालता है। घंटी बजने के तुरंत बाद ही कुत्ता लार स्रावित करने लगता है, उसे उपार्जन कहा जाता है। तो घंटी के बजते ही तुरंत ही कुत्ता क्या करेगा, लार स्रावित करेगा, जिसको क्या कहा गया है, उपार्जन कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि उपार्जन किसे कहा गया है, तो घंटी के तुरंत बजते ही कुत्ता लाल स्रावित करता है, इसको उपार्जन कहा गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले क्या दिया गया, भोजन, भोजन के तुरंत बाद कुत्ते ने क्या किया, लाल स्रावित किया। तो भोजन देना क्या है, अनानुबंधन, और जो स्वाभाविक रूप से लाल टपका रहा है हो वो ये है अनानुबंधन अनुक्रिया। उसके बाद क्या दी, घंटी प्लस भोजन दिया गया। तो घंटी क्या हो गई, घंटी क्या हो गई, ये हो गई घंटी हो गई अनुबंधित उत्तेजना और भोजन हो गया अनानुबंधित अनुक्रिया। ठीक है ना। फिर उसने लाल गिराई, तो ये किसकी वजह से गिराई, उसने भोजन की वजह से ही गिराई थी। तो ये हो गया अनानुबंधित अनुक्रिया। अगली बार उसको सिर्फ क्या दी गई, घंटी, और घंटी के साथ ही उसने क्या किया, भोजन, यानी उसका घंटी के साथ साचर स्थापित हो गया कि घंटी बजी नहीं कि मुझे भोजन मिलेगा, तो घंटी बजते ही उसके लाल स्रावित हो गया। तो ये क्या हो गया, ये कहलाया अनुबंधित उत्तेजना और ये कहलाया अनानुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। भोजन मिला, लार गिराया, और यहाँ पर उसको भोजन मिला घंटी से। ठीक है, घंटी से भोजन मिलते ही ये क्या हुआ, ये कंडीशनर हो गया, यानी कंडीशनर स्टिमुलस और कंडीशनर रेस्पॉन्स। ये पाया गया है कि हर प्रयास में अगर घंटी तो बजाई जाती है परंतु भोजन प्रस्तुत नहीं किया जाता। अब यहाँ देखो, अब अगली बार उसने और अलग क्या प्रयोग किया कि बार बार घंटी तो बजा जाती है ये प्रयोग करने के बाद में, लेकिन जो कि अनुबंधित उत्तेजना है, घंटी बजा जाती है परंतु भोजन प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो अनुबंध का विलोपन हो जाता है। तो जो उसके साथ साचर स्थापित किया गया था उसका क्या हो जाता है, विलोपन। यानी जैसे जहाँ हमने चप्पल रखने का स्टैंड था, वहाँ पर हम बार बार जाते, वहाँ पर हम हमेशा चप्पल खोलते थे। ठीक है, अब हम बार बार वहाँ से स्टैंड अगर बदल दिया गया है तो हम 1-2 दिन तो ऐसे करेंगे, हम वहीं पर जाएंगे बार बार में, ठीक है, चप्पल रखने के लिए, लेकिन फिर हम उसको वहाँ पर नहीं देखेंगे स्टैंड को, तो जहाँ पर स्टैंड है वहीं खोलेंगे, है ना। तो इस तरह से हम 1-2 दिन तो करेंगे, वो हमें वो जगह पर उस स्टैंड को नहीं मिला, तो फिर हमारा वहाँ से अनुबंध अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। फिर जहाँ पर वो स्टैंड पड़ा हुआ है वहीं पर हम चप्पल खोलेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, तो ये इस तरह से अनुबंधन का विलोपन हो जाता है और साहचर्य का विलोपन हो जाता है। अर्थात घंटी के बजने से कोई भी लार स्रावित नहीं होगी, और यदि कई प्रयासों में लगातार ऐसा ही किया जाता है तो विलोपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई प्रयास ऐसे ही किया जाता है, घंटी बजती है लेकिन कोई भोजन नहीं दिया जाता, तो कुत्ता घंटी पर भी अब लाल स्रावित नहीं करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, विलोपन की स्थिति कहते हैं। यह भी पाया गया है कि विलोपन के कुछ अंतराल के पश्चात यदि घंटी बिना भोजन के बजाई जाती है तो कुत्ता केवल कुछ प्रयासों तक फिर से लार गिराएगा। विलोपन के बाद अनुबंधित अनुक्रिया की इस स्थिति को स्वतः परिवर्तित यानी स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। अब क्या हुआ, अनुबंधन जो हुआ यानी विलोपन हो गया, विलोपन के कुछ अंतराल पश्चात, ठीक है, अगर दोबारा घंटी बजा जाती है उसको भोजन दिया जाता है तो फिर वापस वही अनुक्रिया, उसका अनुबंध स्थापित अनुक्रिया की स्थिति वापस स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगी। अब है क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी पुनर्बलन के द्वारा सीखना। तो यह है स्किनर का, ये सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने दिया है। तो विद्यार्थियों इस सिद्धांत को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पावलोव का सिद्धांत समझ में आया होगा किस तरह से हम सीखते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को बार बार देखिए, बार बार पढ़ें, तो आपको ये पावलोव का नियम समझ में आएगा। और अपनी नोटबुक से भी देखें, जो इसने सिद्धांत बताया है उस सिद्धांत में आपको जो कंडीशनल बताया गया है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, तो ये घंटी है, भोजन है, ठीक है, फिर घंटी प्लस भोजन, तो उसने लाल गिराया, फिर ये भोजन के घंटी के साथ ही उसने क्या गिराई, लाल गिराई। तो इस तरह से आपको थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करना है, तो आपको ये नियम अच्छे से याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो बार बार इस पर प्रयास करें, बार बार इस वीडियो को देखें, साथ में ही अपनी नोटबुक से जो किताब आपके पास है उसमें से भी आप इस पर पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो धन्यवाद।